इस चैप्टर के अंदर भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है, तो लेक्चर भी लेंथी होगा, कैलकुलेशंस भी ज़्यादा होगी। स्पेशली जो स्टार्ट के 15-20 एमसीक्यूज़ है, ये थोड़े मुश्किल है, तो इसको आप लोगों ने आराम से देखना है। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या चीज़ नोट करनी है, क्या चीज़ इस चैप्टर में रिवीजन करनी है, वो मैं एंड पर आपको एक कंप्लीट समरी दे दूंगा इस चैप्टर का कि ये चीज़ें आप लोग नोट करें, इसकी रिवीजन करें। या अगर बाकी बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं, पास पेपर्स को प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हीं पॉइंट से आपका वो सारा प्रैक्टिस कवर हो जाएगा। इवन आपका टेस्ट उन्हीं पॉइंट से कवर हो जाएगा। तो बस आराम से देखिए कि मैं किस तरह से फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें मुझे स्पेशलिटी है, जिसके अंदर जिसके लिए स्टूडेंट्स देख रहे हैं मुझे, वो ये है कि इसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, जो बहुत मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशंस है, आप देखा करें कि मैं उनको कैसे इजीली टैकल करता हूँ। ये चीज़ मुझसे सीखे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को। और ये मेरा मार्कर तो बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द डायग्राम शो 5 डिफरेंट वेज इन विच करंट्स I1, I2, I3 एंड I4, यहाँ पर लिखा तो नहीं लेकिन एक I4 भी है, कैन कंबाइन एट अ जंक्शन। 4 डायग्राम्स है और इसमें क्या हो रहा है कि 4 वायर्स है और वो करंट्स को एक जंक्शन पर कंबाइन कर रहे हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फॉर विच ऑफ दीज जंक्शंस इज द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। एक इक्वेशन हमें गिवन है कि ये इक्वेशन कौन से डायग्राम के लिए करेक्ट है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। राइटिंग पर थोड़ा कंप्रोमाइज करें मेरे साथ, क्योंकि मैं नया हूँ इस चीज़ को यूज़ करने में। अच्छा, अब ये इक्वेशन कहाँ से आता है, ये इक्वेशन आता है जनाब किरचॉफ्स लॉ से, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, करंट का जो इसका लॉ है, तो वहां से इक्वेशन आता है। और इसके अकॉर्डिंग जब भी किसी जंक्शन के ऊपर वायर्स कंबाइन होते हैं, 2 वायर्स हो, 3 वायर्स हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, जितने भी हो, लेकिन जब वो किसी जंक्शन पर कंबाइन होते हैं तो इसमें जो इनकमिंग करंट होते हैं, जाहिर सी बात है कुछ वायर्स करंट को जंक्शन की तरफ लेकर आएंगे तो उसको हम इनकमिंग करंट बोलते हैं। कुछ वायर्स करंट को इस जंक्शन से अवे लेके जाएंगे तो वो आउटगोइंग करंट हुआ। तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स है, या जो टोटल इनकमिंग करंट है, टोटल इनकमिंग करंट में जस्ट आई लिख दूं, इनकमिंग करंट, आई मतलब करंट, ये इक्वल होता है टोटल आउटगोइंग करंट के, ठीक है। आउटगोइंग करंट का क्या मतलब कि जो सारे के सारे वायर्स इस जंक्शन से अवे लेके जाते हैं। और हमें जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में भी यही कहते हैं कि 2 वायर्स 1 और 2 वो करंट को जंक्शन की तरफ अगर लेके आ रहे तो 2 वायर्स उसको अवे लेके जा रहे हैं, मतलब इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो गिवन डायग्राम में से हम अब देखेंगे जो इसको सेटिस्फाई करता है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहले डायग्राम को देखें, जो I1 करंट है, अगर आपको ये डायग्राम्स अच्छे से नजर नहीं आ रहे तो बस आप कंसेप्ट को सीखें। जो I1 है वो करंट को जंक्शन की तरफ लेके आ रहे, और I2 भी लेके आ रहे हैं, I4 भी लेके आ रहे हैं, और एक जो है वो इसको अवे लेके जा रहे हैं। मतलब 3 वायर्स वो करंट को जंक्शन की तरफ लेके आ रहे, एक बाहर लेके जा रहे। तो यहाँ पर तो इक्वल नहीं हो गई, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन अप्लाई नहीं होता। दूसरे डायग्राम को देखें, यहाँ पर 3 वायर जो है वो करंट को अवे लेके जा रहे और एक वायर इसको जंक्शन की तरफ लेके आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा इक्वेशन अप्लाई नहीं होता। सी को देखें तो यहाँ पर 2 वायर्स करंट को जंक्शन की तरफ लेके आ रहे हैं और 2 जो है वो जंक्शन से बाहर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर ही हमारा इक्वेशन फिट बैठता है भाई। चौथे ऑप्शन को भी देख लीजिए, यहाँ पर भी 3 वायर जो है वो करंट को जंक्शन की तरफ लेके आ रहे हैं और एक वायर उसको अवे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा इक्वेशन फिट नहीं बैठता। सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है इसमें। कहते हैं कि कबीर bought 5 new light bulbs of 50 watt each in addition to the 7 bulbs he already had in his house which were also 50 watt each. Calculate his electricity bill if he keeps the new bulbs on for 5 hours and the older bulbs on for only for 3 hours, and the cost of 1 unit of electricity is
₹60। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस। तो टोटल कितने हैं? 5 बल्ब्स उसने ली है 50 वाट के, और ये ऑन होती है, वो इसको चलाता है 5 घंटों के लिए, ठीक है। और 7 बल्ब जो है वो भी 50 वाट के ही है, लेकिन ये ऑन होती है 3 आवर्स के लिए। तो आप कैलकुलेट करें कि इसके ऊपर बिजली का बिल कितना आएगा अगर एक यूनिट की जो प्राइस है वो ₹60 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कैसे टैकल करनी है? सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि ये जो सारे के सारे बल्ब्स है, या अगर आपको फैन दी जाए, कूलर दी जाए, एयर कंडीशनर दी जाए, जो भी दी जाए आपको क्वेश्चन में, तो उसका एनर्जी कंजम्पशन फाइंड करें कि ये जितने टाइम के लिए चलता है तो इतने टाइम में कितने एनर्जी को ये यूटिलाइज करता है। उसके बाद उस एनर्जी को हमने क्या करना है? उस एनर्जी को किलोवाट आवर के यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। किलोवाट आवर्स के यूनिट में इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल यूनिट है, और जब हम बात करते हैं कि इतने यूनिट का बिल आया 10, 12, 20, 50, तो हम बात करते हैं किलोवाट आवर्स की कि इतने किलोवाट आवर्स की बिजली जो है वो यूज हुई है या कंज्यूम हुई है। और इसके बाद हमने 1 यूनिट, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यूनिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स यूज हुई है, तो हम इसको यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें बिल मिल जाएगा। ये प्रोसीजर होता है इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। तो एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? वो हम पावर से फाइंड करेंगे। पावर का फार्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम है। हम एनर्जी को फाइंड करते हैं तो एनर्जी इक्वल हो जाएगी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन रिमेंबर, ये एक जो रजिस्टर है या एक जो क्या कहते हैं इसको, अगर एक लाइट बल्ब है तो इसके लिए ये फार्मूला है। अगर दो होंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 होंगे तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5 होंगे तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि हम इनको इन से मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने जो क्या कहते हैं बल्ब है या फैन है या जो भी है, अप्लायंसेस बोलते हैं ना इंग्लिश में इसको, वो यूज होते हैं। अब यहाँ से मुझे जो आंसर मिलेगा इस फार्मूले से, मुझे तो एनर्जी फाउंड हो जाएगी, लेकिन वो एनर्जी किस यूनिट में होगी? यह इंपॉर्टेंट चीज, वो एनर्जी होगी इन द यूनिट्स ऑफ पावर। का यूनिट क्या है यहाँ पर? वाट है। और टाइम का यूनिट क्या है? मैं आवर को यूज करूंगा, सेकंड में कन्वर्ट नहीं करूंगा, आर है। तो मुझे यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो वाट आर में मिलेगा, और मुझे क्या चाहिए? किलोवाट आर में चाहिए। तो वाट आर को किलोवाट आर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको जो है ना, इस गिवन वैल्यू को, या मुझे जो रिजल्ट मिलेगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किलो से, 10⁻³ से मैं डिवाइड करूंगा, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो किलोवाट आर में मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करते कि इसको मैं डिवाइड करता हूँ 10⁻³ यानी किलो के साथ, डिवाइड भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जो किलो आएगा वो इस यूनिट के साथ ऐड हो जाएगा, तो मेरा आंसर किलोवाट आर में आ जाएगा। अब गिवन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहले जो 5 बल्ब्स है, बल्ब्स कितने हैं? 5 है। हर एक की पावर कितनी है? 50 वाट है। और कितने टाइम के लिए वो ऑन होती है? 5 आवर्स के लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। अब ये कैलकुलेशन मुश्किल होते जा रहे हैं। प्लस जो ओल्डर बल्ब्स है वो कितने हैं? वो 7 है, उनका भी पावर 50 वाट है और वो ऑन होती है 3 आवर्स के लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। अब ये हम कैसे करेंगे? तो मेरा फार्मूला याद रखिए, बार बार मैं ये बात करता हूँ आप लोगों को कि जब भी इतने बड़े मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशंस आ जाए तो इनको सिंप्लीफाई किया करें। एक जीरो को जीरो के साथ कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, अगेन 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास सिर्फ एक 5 रह गया और एक 4 रह गया। कितना आसान हो गया जनाब। यहाँ से अगेन एक जीरो को जीरो के साथ कैंसिल कर दे, 5 को यहाँ पर 20 के साथ कैंसिल कर दीजिए, और 20 अगर कैंसिल नहीं होती तो कोई बात नहीं है। यहाँ से हमारे पास क्या रह गया? ओनली 5/4 रह गया। 5/4 प्लस यहाँ से हमारे पास 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 20, तो रह गया 21 डिवाइडेड बाय 20। अब एलसीएम ले ले सिंपल, 20 और 4 का एलसीएम क्या है? 20 है। 20 को 4 पर डिवाइड करें 5, और 5 5 ज़ा 25, ठीक है, प्लस 20 को 20 पर डिवाइड करें तो 1, और यहाँ से 21 आ जाएगा। 45 प्लस 21 इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 20। अगेन इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से दोनों को डिवाइड करें तो यहाँ से 10 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 23। अब 23 को 10 पर डिवाइड करें तो ये तो आती होगी कि इसे 2.3 आंसर आता है। तो ये 2.3 किलोवाट आवर एनर्जी को कंज्यूम करती है गिवन टाइम में।
ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होता, अक्सर जो गिवन होता है कि ये इतने टाइम के लिए एक दिन में ऑन होती है तो इसका मंथली बिल फाइंड करें, तो फिर हमने इसको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, या वीकली फाइंड करें तो फिर 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, या 15 डेज का फाइंड करें तो फिर 15 डे से हमने मल्टीप्लाई करना होता। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक दिन का पूछ रहे, तो इसलिए हम 2.3 यूनिट्स है, अब इसको हम यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट प्राइस कितना है? यूनिट प्राइस 60 रुपीज़ है, और यूनिट्स कितने हैं? वो है 2.3 यूनिट्स। तो इनको मल्टीप्लाई करें, सिंपल जो है जीरो अपनी जगह आ जाएगा, 6 3 जा 18 आ जाएगा, 1 कैरी 6 2 जा 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, और हमारा जो प्राइस है दैट इज 138 रुपीज़। अब गिवन ऑप्शन में से 138, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन पोटेंशियोमीटर the ratio of EMF of cells is equal to the corresponding ratio of their balancing lengths। ठीक है, ये EMF का एक फॉर्मूला यूज होता है पोटेंशियोमीटर का। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए बुक में से, कभी कभार इस पर क्वेश्चन भी पूछेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिए कि जो EMF का रेशो है दो दो पोटेंशियोमीटर में, वो उनके बैलेंसिंग लेंथ्स के इक्वल होती है। लेकिन पोटेंशियोमीटर का टॉपिक आई डोंट थिंक सो दैट्स इंपॉर्टेंट। Question number 4 है, in engine uses 30 ampere of current, the resistance offered is 15 ohm, calculate the power consumed by the engine in hours power। हमें करंट गिवन है 30 एम्पेयर का, रेजिस्टेंस गिवन है 15 ओहम का, और कैलकुलेट करना है हमने किस चीज़ को? पावर को हमने कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लेंगे ना, कौन सी मुश्किल बात है। पावर का फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू आई वी। ये फार्मूला हम बार बार यूज़ करेंगे, लेकिन इसका एक और फार्मूला भी है, और वो है रेजिस्टेंस के टर्म में P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इस फार्मूले में हम करंट और रेजिस्टेंस के वैल्यूज को पुट करेंगे। करंट की वैल्यू 30 है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और आर की वैल्यू क्या है? 15 है। अब 30 का स्क्वायर आप कैसे लेंगे? देखिए, एक एक जीरो है ना, तो जीरो का अगर आप स्क्वायर ले ले तो वो डबल जीरो हो जाएंगे, और 3 रह गया तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 15। अब इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पहले दो जीरोस की जगह दो जीरोस लिखे, और फिर 9 5 जा 45, 4 कैरी हो जाएगा, 9 1 जा 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये पावर किस चीज़ में है? वाट में है। और मेरे ख्याल में यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पावर कंज्यूम्ड बाय द इंजन इन हार्स पावर, आप इसको क्या करें? हार्स पावर में कन्वर्ट भी करें। सिर्फ आंसर नहीं पूछ रहे, कहते कि इसको हार्स पावर में कन्वर्ट करें, और ये हमारे पास आंसर किस चीज़ में आया है? पावर में आया है। तो हमें पता है कि 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। ये तो मैट्रिक से आपको पता होगा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको 746 पर डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे? 13500 डिवाइडेड बाय 746। अब अगर ये कैलकुलेशंस को आप देखें, अगेन बहुत मुश्किल आपको नज़र आ रही है, लेकिन मैं अगेन इसके साथ एक ट्रैक करता हूँ। ट्रिक यही है कि आप अगर 746 की बजाय 750 को कंसिडर कर ले, थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, इसके साथ 4 को ऐड करते हैं, तो हमारे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, और आंसर हमारा इंशाल्लाह ठीक आएगा, गलत नहीं आएगा। सिर्फ 4 की एडिशन हम इसके साथ करते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशंस आसान हो जाए। आप 750 को कंसिडर कर लीजिए। तो अब 10 को 0 के साथ कैंसिल, 5 पर यहाँ 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 2 जा 10, और यहाँ पर 3 चला जाएगा तो 35, 5 7 जा 35, और 10 अपनी जगह। तो क्या आ गया? 270 डिवाइडेड बाई 15। अगेन जो है 5 के साथ करें तो 5 3 जा 15, और 5 5 जा 25, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, एंड 5 4 जा 20। तो क्या रह गया? 54 डिवाइड बाई 3। अब 54 3 पर डिवाइड होता है। इसको फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि 54 में 2 डिजिट्स है, एक 5 है और एक 4 है। 5 और 4 को ऐड करें तो क्या मिलता है? 9 मिलता है ना। अगर 9 3 पर डिवाइड होता है तो 54 भी होगा। ये तरीका है डिजिट्स को चेक करने का कि कोई नंबर 3 पर डिवाइड होगा या नहीं। तो उनके सारे डिजिट्स, फॉर एग्जांपल ये नंबर है 1 3 4 6, ये इतना बड़ा नंबर है, आप फाइंड करना चाहते हैं कि 3 पर डिवाइड होगा या नहीं, तो इन सारे डिजिट्स को ऐड करें, 1 3 4 6, इनको ऐड करें, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 6 14। तो 14 3 पर डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये नंबर भी नहीं होगा। 54 3 पर होता है तो 3 1 जा 3, यहाँ पर अगेन 3 1 जा 3, 2 कैरी हो जाएगा तो 24, एंड 3 8 जा 24। तो हमारा आंसर आ गया
18 हार्स पावर, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 18 हार्स पावर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। क्वेश्चन 4, एन इंजन यूजेस 30 एम्पेयर ऑफ करंट, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज 15 ओहम। ये तो हमने कर लिया। क्वेश्चन 5 है, a current of 3 ampere passes through an electric circuit for 5 minutes and does a work of 900 joule. What is the EMF of the source? सोर्स की EMF हमने फाइंड करनी है वो, और जो करंट वो ड्रा करती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो 3 एम्पेयर है। जो इसका वर्क डन करता है ये 900 जाउल है। कितने टाइम के लिए? 5 मिनट्स में। तो हम कैसे फाइंड करेंगे ईएमएफ को? सबसे पहले हम पावर को फाइंड करेंगे इस गिवन, और जो हमें वर्क डन है, पावर का फार्मूला पता ना, एनर्जी बाय टाइम है, लेकिन एनर्जी को मैं वर्क डन भी लिख सकता हूँ ना, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का मतलब सेम है। तो W बाय टी, वर्क डन मुझे गिवन है, टाइम मुझे गिवन है, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगा। फिर P इज इक्वल टू आई वी का फार्मूला यूज करके मैं ईएमएफ को फाइंड करूंगा। तो चलिए कर देते हैं इसको। यहाँ से वैल्यूज थोड़ा देख ले। करंट 3 एम्पेयर है, 5 मिनट से टाइम, और जो वर्क डन है वो 900 जॉल है। तो टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट से, अगर मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 5 6 30, तो ये 300 सेकंड्स हो जाएंगे। वर्क डन कितना है? वर्क डन इज इक्वल टू 900 जॉल है, और जो करंट की वैल्यू है आई इज इक्वल टू 3 एम्पेयर है। तो पहले मैं पावर को फाइंड करता हूँ। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। वर्क डन कितना है? 900 जॉल है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 300 सेकंड्स है। तो डिवाइड कर लीजिए, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 जॉल पर सेकंड। और जॉल पर सेकंड किस चीज़ के इक्वल है? वाट के इक्वल है। ये मेरे पास पावर आ गया। अब P इज इक्वल टू आई वी है, मैंने EMF को फाइंड करना है, तो EMF इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय I, और यहाँ से पावर 3 पुट करे, करंट भी 3 पुट करे, तो दोनों कैंसिल होकर 1 एम्पेयर हमारा, सॉरी 1 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है। यहाँ से एक और क्वेश्चन जो अभी अभी मुझे कुछ स्टूडेंट ने सेंड किया इसी फॉर्मूले से, यानी V इज इक्वल टू P बाई I से पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन अ करंट, उसकी डिफिनेशन क्या है? तो द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड टू द करंट इन वायर। ठीक है, ये ईएमएफ का एक और डिफिनेशन निकलता है यहाँ से, द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड ऑफ पावर डिसिपेटेड टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर। तो ये ईएमएफ की इक्वल होती है, ये भी याद रखें। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर 1 वोल्ट हो गया। क्वेश्चन 6 है, a cooler of 1500 watt and 200 volt and a fan of 500 watt and 200 volts are to be used from a household supply. The rating of fuse to be used as। एक कूलर है जिसकी पावर 1500 वाट है, और एक फैन है जिसका पावर 500 वाट है। दोनों जो है वो 200 वोल्ट के बिजली पर ईएमएफ सोर्स पर वो चलते हैं। तो हमने जो फ्यूज़ यूज़ करना है, फ्यूज़ क्या है? वो सर्किट में यूज़ होता है, वो करंट को ना ड्रा करती है, अलाउ करती है करंट को। तो वो कितने रेटिंग का होना चाहिए, वो कितने करंट को उसमें फ्लो करना चाहिए? इन सिंपल वर्ड्स आपको पावर और ईएमएफ गिवन है, आपने करंट को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? यही फार्मूला यूज करेंगे कि पावर इज इक्वल टू आई वी है, हमने क्या फाइंड करना है? आई को फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू P बाय वी हो जाएगा। अब दो यहाँ पर चीज़ें हैं, एक फैन है और एक कूलर है। कूलर की जो पावर है वो 1500 वाट है, और फैन की जो पावर है वो 500 वाट है। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे? P1 प्लस P2 करेंगे। तो 1500 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 200 ईएमएफ। अब इसको हमने वो नहीं करना, ऐड नहीं करना, क्योंकि सोर्स तो दोनों का एक होगा ना, ईएमएफ सोर्स दोनों का एक होगा, लेकिन दोनों के लिए जो ईएमएफ रिक्वायर्ड है वो 200 वोल्ट का है। तो ये ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ पावर को दोनों का ऐड करना है। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे 2000 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 200। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, आंसर इज 10 एम्पेयर। ठीक है, 10 एम्पेयर का फ्यूज हम यूज करेंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको बस स्किप ही कर दे, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस के और फिर रेशो के और फिर रेडियस हमें गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछे जाते। आपके एग्जाम में तो टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपने
चाहा तो मैं एक अलग वीडियो में कर दूंगा। ऐसे एक दो क्वेश्चंस और भी है। क्वेश्चन 8 है, थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शाउन इन द डायग्राम यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तीन रेजिस्टर्स आपको गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के बिटवीन आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड करना है, एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड नहीं करना। अब अगर आप इन रेजिस्टर्स को देखें तो ये तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में इसलिए है कि यहां से भी इनको एक वायर है, एक जंक्शन दी हुई है इन लोगों ने और करंट डिवाइड हुआ है। यहां से भी जो है करंट डिवाइड हुआ है। तो जब भी दो रेजिस्टर्स के बिटवीन करंट डिवाइड होता है, उनका पाथ सेम नहीं रहता, तो हम कहते हैं कि ये पैरेलल में है। तो एक की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम है, 2 ओहम है और 3 ओहम है। इसका हमने पैरेलल को फाइंड करना है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो रही 2 किलो। आपको आवाज आ रही है नहीं? कैन सब्जी वाला आया है, वो चीखे मार रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी। टमाटर हो तो रहा है। ठीक है, तो अब इसको 1 + 1 हो जाएगा। एक 1 है, एक 2 है, प्लस एक 3 ओहम है। तो ये डिवीजन कैसे करेंगे, तीनों का एलसीएम अब हमने एक साथ लेना है। या 1/1 से तो 1 आ जाएगा ना, तो आप इन दोनों का एलसीएम लेके उसके साथ 1 भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तीनों का एक साथ लूंगा। ऐसा नंबर जो तीनों पर डिवाइड होता हो तो वो 6 है। 6 सब पे डिवाइड होता है। 6 को 1 पर डिवाइड करके 6 मिलता है, 6 1 सा 6, प्लस 6 को 2 पर डिवाइड करके 3 मिलता है, 3 1 सा 3, प्लस 6 को 3 पर डिवाइड करके 2 और 2 1 सा 2। 6 + 3 9 + 2 11/6, ये हो जाएगा 11/6। लेकिन रिमेंबर ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये 1/r इक्विवेलेंट है। तो r इक्विवेलेंट किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, इसके उलट के इक्वल हो जाएगा, 6/11 के इक्वल हो जाएगा। और 6/11 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6 जो है ना वो 11, 6 12 का हाफ है, तो 11 भी 12 के तो करीब है और हमसे अप्रोक्सीमेट आंसर मांगा है, तो यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आती है 0.5 ओहम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर 9। अब थोड़े से क्वेश्चन आसान होते जा रहे हैं। द करंट इन अ रजिस्टर is 8 milliampere. Current 8 milliampere है. What charge flows through the resistor in 0.020 seconds. टाइम हमें गिवन है, करंट हमें गिवन है, हमने क्यू चार्ज को फाइंड करना है। तो बहुत इजी है। करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी है। हमने क्यू को फाइंड करना है, तो क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। गिवन करंट को गिवन टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब ये मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, तो 8 मिली एम्पेयर करंट याद रखें और 0.020 सेकंड्स का टाइम याद रखें। तो Q इज इक्वल टू 8 मिली एम्पेयर का करंट है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पेयर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0.020 है, 0.020 सेकंड्स के हमारा टाइम है। तो इसको मैं कैसे करूँगा, इसको आप लिख सकता है ना, देखिए इसको अपनी जगह लेके 0.3 एम्पेयर हो गया और इसको आप लिखे 20 मिली सेकेंड्स लिख सकता हूँ ना, 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकंड्स में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब 8 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 0 ज़ा 0 एंड 8 2 ज़ा 16, और 1 मिली जो है ना ये 10⁻³ है, इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये 0 पॉइंट यानी 3 डिजिट से यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 0.160 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कूलम हो जाएगा। इसको मैं मिली लिख सकता हूँ, तो 0.160 मिली कूलम, 0.16 मिली कूलम, 0.16 मिली कूलम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, वो स्टेटमेंट जो गलत है। तो ऑप्शन ए है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इज मेजर्ड इन सीमेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, बिल्कुल है, और इसका यूनिट सीमेंस है, बिल्कुल है, तो ये तो ठीक है। ऑप्शन बी है, सेमीकंडक्टर डायोड्स आर ओमिक डिवाइस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर डायोड इज नॉन ओमिक डिवाइस, याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है ये चीज। तो सेमीकंडक्टर डायोड वो नॉन ओमिक है, ओमिक नहीं है, तो यही हमारा नॉट ट्रू है और ये हमारा करेक्ट आंसर है।
ये याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 11, ओहम लॉ एस्टेब्लिशेस अ रिलेशन बिटवीन, ओहम लॉ किस चीज़ के बिटवीन रिलेशन को इस्टेब्लिश करती है? तो V इज इक्वल टू आई आर है। आर तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वोल्टेज और करंट के बिटवीन ये रिलेशन को इस्टेब्लिश करती है, करंट एंड वोल्टेज, ऑप्शन ए। 12 है, फॉर एन ओमिक कंडक्टर डबलिंग द वोल्टेज विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस विल कॉज द करंट टू। अगर एक ओमिक कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर मतलब वो ओहम लॉ को मान देता है, तो ओहम लॉ क्या है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू करंट, और सॉरी करंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वोल्टेज। तो अगर आप वोल्टेज को डबल करोगे, करंट भी डबल हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग बाय फैक्टर ऑफ 2। क्वेश्चन 13 है, विच इक्वेशन इज यूज टू डिफाइन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डिफिनेशन के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? ओहम लॉ को यूज करते हैं, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर से रेजिस्टेंस की डिफिनेशन आती है। वैसे तो ये सारे जो इक्वेशन आपको गिवन है, एनर्जी इज इक्वल टू करंट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये वो हीट डिसिपेशन वाला इक्वेशन है, ये भी करेक्ट है। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ये भी करेक्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ये भी ठीक है, और ये फोर्थ वाला भी ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस की डिफिनेशन हमें मिलती है ओहम लॉ से। वो कैसे? क्योंकि ओहम लॉ से पहले हमारे पास रेजिस्टेंस की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आती नहीं है। ओहम लॉ क्या कहता है कि जो करंट होती है किसी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की जगह अगर मैं इक्वलिटी का साइन लगाऊंगा, तो मैं एक कांस्टेंट लगाता हूँ 1/RV, और ये कांस्टेंट ओहम लॉ में मतलब यहाँ से आते हैं, ओहम्स लॉ से आता है, तो यहाँ से ही इस रेजिस्टेंस की हमें डिफिनेशन मिलती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। क्वेश्चन 14 है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड रे ट्यूब ईच सेकंड व्हेन द बीम करंट इज 16 मिली एम्पेयर। अगर करंट 16 मिली एम्पेयर है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज हमें गिवन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में स्क्रीन के ऊपर आएंगे कैथोड रे ट्यूब के? ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। करंट का फॉर्मूला है अगेन I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, और क्यू को मैं लिख सकता हूँ एन ई डिवाइडेड बाई टी। ये मैंने कहाँ से लिख दिया? ये क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आता है, ठीक है। हमें पता है कि चार्ज जो है वो हमेशा इन मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज एग्जिस्ट करेगी, या तो 1 ई होगी, या 2 ई होगी, या 10 ई होगी, या 100 ई होगी, तो ये हमेशा या एन ई होगी। टोटल चार्ज वो इक्वल होता है एन ई के। हमने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है, तो एन के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। करंट हमें गिवन है 16 मिली एम्पेयर, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर हमें करंट गिवन है, इज इक्वल टू एन तो फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, और टाइम हमें गिवन है 1 सेकंड। तो एन के लिए सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को इस साइड पर लेके आएंगे, तो एन इज इक्वल टू 16 multiplied by 10 to the power minus 3 divided by 1.6 multiplied by 10 to the power माइनस 19। माइनस 19 ऊपर जाकर प्लस 19 हो जाएगा। 16 को 1.6 पर डिवाइड करके आंसर मिलता है हमें 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3 और प्लस 19 से क्या हो जाएगा? प्लस 16 हो जाएगा। एक 1 यहाँ पर है, प्लस 1 और प्लस 16, तो ये प्लस 17 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर प्लस 17, इतना मुश्किल नहीं था। 10 टू द पावर प्लस 17, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, अगर आप भी थके हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेक्चर हमने कंप्लीट अटेम्प्ट करना होगा किसी भी तरीके से। क्वेश्चन 15 है, द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड आर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। विच वन ऑफ देम हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्ट रेजिस्टेंस, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? ये आप खुद कर लीजिए, मैं इसका फार्मूला आपको बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस की सब वायर्स के लिए हमें लेंथ गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है, और हमने फाइंड करना है कि कौन से केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे? रेजिस्टेंस का एक फार्मूला है, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ पर एरिया है, हमें क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, तो हम इस एरिया को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? रो एल, एरिया का हमें पता है कि एरिया किस चीज के इक्वल होते हैं? पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर सर्कल का एरिया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का रेडियस जो है वो इक्वल होता है डी बाय 2 के, डायमीटर के हाफ के इक्वल होता है। तो रेडियस की जगह पर मैं लिख दूंगा पाई इंटू डी बाय 2 स्क्वायर, इसका आ जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल हो जाएगा 4 पाई एल डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी स्क्वायर। ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अब मटेरियल सेम है तो रो सबके लिए सेम है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिर्फ दो वैल्यूज यहाँ पर चेंज होती है जो कि एल बाय डी स्क्वायर है। मैं अलग लिख दूँ,
आर इज इक्वल टू या आर इज प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। एल क्या है, लेंथ है, डी क्या है, डायमीटर है। तो आपने क्या करना है, हर ऑप्शन के लिए यहाँ पर लेंथ की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू पुट करनी है, और आपके पास रेजिस्टेंस के लिए एक वैल्यू आएगी। फिर दूसरे ऑप्शन के लिए यही वैल्यू पुट करेंगे, एक वैल्यू आएगी। तीसरे ऑप्शन के लिए पुट करने एक वैल्यू आएगी, चौथे के लिए भी एक वैल्यू आएगी। जो सब में से ग्रेटेस्ट हो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आप खुद कर लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। Question 16 है, the resistance of a wire of uniform diameter D and length L is R. The resistance of another wire of the same material but diameter 2D and length 4L. अगर हम डायमीटर को 2D कर ले और लेंथ को 4L कर ले तो रेजिस्टेंस क्या होगी। यही फार्मूला जो अभी मैंने डिराइव किया है, R is related to L by D square। तो इसमें आप क्या करें, डायमीटर को 2 टाइम्स कर ले, डायमीटर 2D कर ले और लेंथ को 4 टाइम्स कर ले, तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आर एल की जगह पर मैं 4L लिखता हूँ, डायमीटर की जगह पर मैं 2D लिखता हूँ, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4L 2 का स्क्वायर अगेन 4D स्क्वायर, 4 4 के साथ कैंसिल, तो वही वाला हमारा आंसर आएगा। वही मतलब रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो आर ही हमारा करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17 है, व्हेन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ आर डबल। अगर हम लेंथ को भी डबल करें और एरिया को भी डबल करें, देन इट्स रेजिस्टेंस वेल। तो देखिए ये यहाँ पर लिखा है, लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, एरिया के साथ क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो चलिए इधर ही कर लेता हूँ, ये 2L हो जाएगा, और एरिया को भी डबल कर दे 2A, तो अगेन 2 2 के साथ कैंसिल, इफेक्ट इज इक्वल टू 0, नेट इफेक्ट हमारा 0 होगा, तो वही सेम रेजिस्टेंस रहेगा। क्वेश्चन 18, द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज डायोड। अभी बता दिया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Question 7, a wire 100 centimeter long and 2.0 millimeter in diameter has a resistance of 0.7 ohm. The electrical resistivity of the material as material की resistivity को find करनी है। वायर की लेंथ क्या है, 100 सेंटीमीटर है, डायमीटर उसकी क्या है 2.0 मिलीमीटर है, और रेजिस्टेंस उसकी 0.7 ओहम है। हमने क्या फाइंड करना, रेजिस्टिविटी को फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय 4 फाई एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, जो अभी हमने डिराइव कर लिया। अब इसको रो के लिए सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, इसको इस साइड पर मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा पाई डी स्क्वायर आर इज इक्वल टू 4 पाई एल। पाई को एक साइड पर रहने दें, तो पाई इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 4L। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें, पाई तो कांस्टेंट है, डायमीटर की वैल्यू क्या है 2.0 मिलीमीटर है। ठीक है, तो क्या है 2.0 मिलीमीटर है, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस 0.7 ओहम है, तो यहाँ पर पुट करें 0.7 ओहम डिवाइड बाई 4L है। लेंथ की वैल्यू क्या है 100 सेंटीमीटर, कहाँ पर लिखा है, यस 100 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू इन वैल्यूज को सॉल्व करें, कैसे करेंगे अगेन मैं खुद ही कर लेता हूँ इसको भी। देखिए एक और बात याद रखिए, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ना, ये सिर्फ इस 2 के ऊपर नहीं है, यहाँ से 2 भी 4 होगा, लेकिन मिलीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। मिली की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर माइनस 3 है ना, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, और मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यूनिट को हम इग्नोर कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.7, और यहाँ से डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर प्लस 2 होता है ना सेंटी, 10 टू द पावर 2 हो गया। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अगेन तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 0.7 अपनी जगह, 5 अपनी जगह, 10 टू द पावर 2 ऊपर चल जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। दिस इज 0.7 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6 से, और ऊपर चलकर 2, ये माइनस 2 तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 8। अब अल्लाह करे कि ऑप्शन भी इस तरह ही गिवन हो। ऑप्शंस क्या 0.6 के टर्म्स में गिवन है ऑप्शंस, और हमने पाई को भी मल्टीप्लाई करना है। ये तो किस्सा और भी मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन चलो कर लेंगे। पाई को 0.7 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14 है, मल्टीप्लाई बाय 0.7 करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, इससे अबाउट 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। क्यों 2 पॉइंट समथिंग,
क्योंकि अगर ये 0.7 को हम 1 कंसिडर कर ले तो ये वही 3.14 आएगा, मतलब 3 आ जाएगा, लेकिन ये 1 से कम है, तो 1 से कम का मतलब है कि ये भी 3 से कम हो जाएगा, तो हम इसको 2 कंसिडर कर लेते हैं। गिवन ऑप्शन में से देखें ना, 2 का ऑप्शन एक ही है ना, 2.2, और ये भी 0.2 है, लेकिन इसको हम देखेंगे कि कौन सा वाला करेक्ट है। ये 4 और 1 वाला तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 2 पॉइंट समथिंग कंसिडर कर ले। और -8 है ना, दिस इज -8, तो इसको -6 करने के लिए मैं यहाँ पर 2 डिजिट्स लगा दूंगा, तो ये 0.02 हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ये -6 हो जाएगा गिवन ऑप्शंस के साथ हम इसको ठीक करने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा ठीक आंसर आ रहा है, 0.22 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6, ये अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। सेम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी किसके लिए है, तो वो आयरन और प्लेटिनम के लिए है। बुक में से आप इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। क्वेश्चन 21 है, व्हेन अ वायर स्ट्रेच डबल ऑफ इट्स लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अगर लेंथ को हम डबल करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बाकी सारे क्वांटिटीज कांस्टेंट होगी, लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है तो रेजिस्टेंस भी इसका डबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर लेंथ को आप स्ट्रेच करके डबल करते हैं, स्ट्रेच करके, तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ हो जाएगा, ऐसा है ना। टेल यू आर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एल बाय ए है, तो अगर आप लेंथ को डबल करते हैं, एल को अगर आप 2L करते हैं, तो इसका एरिया भी 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा ना, डिक्रीज 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 डिक्रीज, वो भी 2L हो जाएगा, तो 2 के साथ कैंसिल, रेजिस्टेंस हमारा वही सेम रहेगा, नहीं सेम नहीं रहेगा यार, दिस इज नॉट करेक्ट। देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होना चाहिए। अगर हम एरिया लेंथ को डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, एरिया हो जाएगा हाफ, तो ये हो गया 2L डिवाइडेड बाई ए बाई 2 हो जाएगा, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 4L बाई ए हो जाएगा, तो 4 टाइम्स आर हो जाएगा, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, 4R हमारा करेक्ट आंसर है। 1 गो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा भी दिमाग कभी कभी काम छोड़ देता है, लेकिन क्वेश्चन 22 है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इन 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में हमने कट किया है, रेजिस्टेंस इसका R/2 हो गया है, लेकिन व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसका सेम रहेगा, चाहे आप किसी वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, 3 में करें, 100 में करें, लेकिन रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज द क्वांटिटी, क्या कहते हैं इसको, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन 23 है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच 4 टाइम्स इट्स लेंथ यूनिफॉर्मली। वायर के लेंथ को हमने 4 टाइम्स इंक्रीज किया, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो अगेन अगर लेंथ को हम 4L कर ले तो एरिया A बाय 4 हो जाएगा, वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, और ये 4 इस ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 16 टाइम्स हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 16 टाइम्स। क्वेश्चन 24, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 1 ओहम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल। अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर जो इनिशियल हमारा रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम है। अब यहाँ पर लेंथ को अगेन डबल करने से क्या होगा, इसका एरिया 2 टाइम्स डिक्रीज होगा, और ओवरऑल इफेक्ट आएगा 4 टाइम्स इंक्रीज, तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 ओहम आ जाएगा। क्वेश्चन 25, व्हेन कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल टू -150 कूलम देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज डैश एंड रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम इज डैश। ऑप्शन में से इंक्रीज और डिक्रीज गिवन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक कॉपर है और एक है हमारे पास जर्मेनियम, याद रहे कि कॉपर क्या है, कॉपर कंडक्टर है या मेटल है, मेटल है, और जर्मेनियम क्या है, ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो यह इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो मेटल्स होते हैं उनके लिए अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है पॉजिटिव मेटल्स के लिए, और पॉजिटिव का मतलब है कि इनका रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है नेगेटिव, और इसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस इनवर्सली रिलेटेड होता है टेम्परेचर के साथ। हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब इस केस में कॉपर क्या है, वो मेटल है, तो टेम्परेचर हमने क्या डिक्रीज किया है, -150 डिग्री पर लेके आए, हम इसको नए टेम्परेचर को डिक्रीज किया है, तो कॉपर की रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी।
और जर्मेनियम की रेजिस्टेंस क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो कॉपर के लिए डिक्रीज और जर्मेनियम के लिए इंक्रीज, पहला डिक्रीज फिर इंक्रीज, ऑप्शन डी। Question number 26. If a wire conductor of 0.2 ohm resistance is doubled in length, its resistance becomes, ये तो वही वाला बार बार पूछ रहा है। 0.2 ओहम इसकी रेजिस्टेंस है, अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज होता है। ये अभी हमने कैलकुलेट कर लिया ना, तो 4 टाइम 0.2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 0.8 हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, इफ r इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? तो टर्मिनल अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए ना, तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ ऑफ द सोर्स के इक्वल हो जाएगी। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर क्या कहते हैं, इन 8 ओहम रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ बैटरी, इसको भी छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन आएंगे, इक्वेशन 1 फिर इक्वेशन 2 और फिर उनको सॉल्व कर ले, तो इतना लंबी कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चंस आपको नहीं देंगे एग्जाम में। क्वेश्चन 29, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज ऑलवेज 0। आइडियल करंट सोर्स वो होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 होता है। क्वेश्चन 30, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ के सोर्स। 31, एन इलेक्ट्रिक करंट सोर्स इज एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता है, मतलब जो बैटरी है, वो एक्चुअल में क्या चीज प्रोवाइड करती है, वो एक्चुअल में एनर्जी प्रोवाइड करती है चार्ज पार्टिकल्स को, कि वो सर्किट में से सर्कुलेट करे, तो वो एक्चुअली अ सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। यानी वोल्टेज जो है वो एक्चुअली एक एनर्जी ही है। क्वेश्चन 32 है, अ न्यू फ्लैश लाइट सेल ऑफ ईएमएफ, इसको भी आप लोग इग्नोर ही कर दे, इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते। एक दो क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि इनको मैं इग्नोर करूंगा। क्वेश्चन 33 है, इफ द करंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब डिक्रीजेस बाय 0.5%, देन द पावर इन द बल्ब डिक्रीजेस बाय अप्रोक्सीमेटली डैश। अगर हम करंट में से करंट को 0.5% डिक्रीज करें तो पावर कितना परसेंट डिक्रीज होगा? तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, ठीक है। जब हमें वोल्टेज का पता ना हो, ईएमएफ नहीं गिवन, तो हम पावर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रिमेंबर, ठीक है। अब यहाँ पर पावर क्या है? पावर इज रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ आई। तो आई को अगर हमने 0.5% डिक्रीज किया है, तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के लिए हमारा रूल क्या है? परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के लिए रूल ये है कि अगर इसमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आएगा तो उसमें उसके डबल टाइम्स आएगा, 2 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 आता है। एक और मिसकंसेप्शन यहाँ पर मैं दूर करना चाहता हूँ, वो ये है कि 2 टाइम्स ऑफ 0.5 और स्क्वायर टाइम्स ऑफ 0.5 ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ से 1 आता है और यहाँ से क्या आता है? यहाँ से 0.25 आता है, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें कि 2 टाइम्स की जगह आप स्क्वायर ले लें या स्क्वायर की जगह आप 2 टाइम्स कर लीजिए, इन दोनों के आंसर्स डिफरेंट आते हैं। क्वेश्चन 34 है, व्हाट विल बी एनर्जी यूज्ड बाय बैटरी इफ द बैटरी हैज टू ड्राइव 6.28 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 क्या है 20 वोल्ट अक्रॉस द टर्मिनल। अगर एक बैटरी ने इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करनी है किसी कंडक्टर के अंदर, कितने? 6.28 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18, तो और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस 20 ओहम है, 20 वोल्ट है, सॉरी। तो ये कितनी एनर्जी को यूज करेगी? अब एनर्जी से हमारा क्या मतलब है? वर्क डन, ठीक है। जो हम कहते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये जो हम फार्मूला यूज करते थे, तो हमने क्या फाइंड करने? वर्क डन को फाइंड करने। वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय क्यू, लेकिन हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना गिवन है? 6.28 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। याद रखें, ये जो वैल्यू है इसको याद रखें, लेके अपने साथ 6.28 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 18, ये इक्वल होता है 1 कूलम के। एक कूलम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अक्सर पूछ जाते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी जगह पर मैं 1 कूलम लिख दूंगा। वोल्टेज हमें गिवन है कि वो 20 वोल्ट है, मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 20 जावल। 20 जावल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। Question 36, if R1 and R2 are say respectively the filament resistances of 200 watt bulb and 100 watt bulb designed to operate on the same voltage, then R1 is 2 times R2, R2 is 2 times R1, और इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन हमें गिवन है। क्या कहते हैं कि R1 कितना है? R1 इज इक्वल टू 2, नहीं, R1 की वैल्यू हमें नहीं गिवन, ठीक है। R2 की वैल्यू भी नहीं गिवन, लेकिन हमें ये गिवन है कि इसका जो पावर है दैट इज 200 वाट
और इसका जो पावर है दैट इज 100 वाट्स। ठीक है, और अब हमने R1 और R2 का रेशो फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू, एक और फार्मूला है वी स्क्वायर बाय आर, ये पावर का फार्मूला है, आगे हम यूज भी करेंगे। हमने आर के लिए सॉल्व करना है, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, और R1 और R2 का रेशो फाइंड करना है, तो दोनों में से तो वी स्क्वायर तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये पी है। ठीक है, तो ये तो दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई P1। तो P2 क्या है, P2 100 है, और P1 क्या है, वो 200 है। तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R2, R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R2, ऑप्शन ए। Question 37. Two electric bulbs, one of 200 volt and 40 watt and the other 200 volt and 100 watt are connected in a house wiring circuit. दो बल्ब्स है और दोनों की वोल्टेज और पावर हमें गिवन है। तो हमें क्या कहते हैं कि क्या इन दोनों की रेजिस्टेंस सेम होगी या दोनों की करंट सेम होगी। तीन ऑप्शन में से रेजिस्टेंस का जिक्र है, एक ऑप्शन में करंट का जिक्र है। तो पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं दोनों के लिए। ठीक है, R1 और R2 का रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। हमें वोल्टेज हमें गिवन है, पावर हमें गिवन है, यस का भी वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी हो जाएगा। ए के लिए जो वोल्टेज है वो 100 है, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय पावर कितना है, 40 वाट है, और दूसरे का 100 वाट है। पावर इज इक्वल टू 40 वाट है, तो 100 का स्क्वायर लेके ये 4 जीरोज हो जाएंगे, डिवाइड बाय 40, ये इसके साथ कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 10, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, 1000 को 4 पर डिवाइड करके 250 आता है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 250 ओहम। दूसरे के लिए रेजिस्टेंस को फाइंड करें, उसके लिए जो पावर की वैल्यू है वो 200 है, और जो पावर 100 है और वोल्टेज 200 है। तो यहाँ पर 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, इससे क्या आ जाएगा, ये 4 और ये 4 जीरोस आ जाएंगे, डिवाइड बाय 100, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इज 400 वाट। तो R2 इज ग्रेटर देन R1, नजर आ रहा है ना, 250 है और ये 400 है, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। ऑप्शन में से देखें, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट in 40 watt bulb is more than the resistance in 100 watt bulb, सी हमारा करेक्ट आंसर है। 38 क्वेश्चन है, a heater coil is cut into two equal parts and only one part is now used in the heater, the heat generated will now be। हमने क्या कर दिया है, एक हीटर है और इसका जो वायर है इसको टू इक्वल पार्ट्स में कट किया है। ठीक है, और सिर्फ एक को हम यूज करते हैं अभी अपने हीटिंग पर्पस के लिए। तो इसका जो हीट जनरेशन होगी वो कितनी होगी, हीट जनरेशन का फॉर्मूला क्या है ये भी नोट कर लीजिए। द फॉर्मूला फॉर हीट जनरेशन, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इन टू टी। हमने क्या किया, कर जो वायर है इसको, इसका लेंथ हमने हाफ कर दिया, तो लेंथ हाफ करने से क्या हो जाएगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो R/2 होने से इसका जो हीट जनरेशन होगी वो भी हाफ हो जाएगी। ठीक है ना, वो भी हाफ हो जाएगी इसका हीट जनरेशन, क्योंकि टू इक्वल पार्ट्स में हमने कट किया है और एक ही को यूज करते हैं, तो एक का रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा और हीट भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है। क्वेश्चन 39 है, अ बैटरी इज यूज्ड टू लाइट अ 24 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब, द बैटरी प्रोवाइड अ चार्ज ऑफ 120 कूलम इन 60 सेकंड्स। तो आप इसका क्या फाइंड करें, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर लीजिए। पावर हमें गिवन है, हमें चार्ज गिवन है 120 160, और फाइंड करना है पावर को। चार्ज कितना है, 120 कूलम है, टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल 2 सेकंड्स है ना, 60 सेकंड्स है। ओके, टाइम इज 60 सेकंड्स है। तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, वोल्टेज को फाइंड करनी है। हम यूज़ करेंगे पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू आई वी को, लेकिन हमें सबसे पहले करंट चाहिए। करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम, चार्ज कितना है 120 कूलम है, डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो ये डिवाइड करके आपको आंसर मिल जाएगा 2 एम्पेयर। यहाँ पर 2 एम्पेयर को पुट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो V इज इक्वल टू P डिवाइड बाई आई, पावर की वैल्यू क्या है,
पावर की वैल्यू है जनाब 24 वाट। 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। 12 वोल्ट हमारा आंसर है, वेयर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 40 है, a 100 watt 200 volt bulb is connected to a 160 volt supply, the actual power consumption would be। एक्चुअल पावर कंजम्पशन से क्या मतलब है इनका जनाब? एक बल्ब है जिसकी पावर 100 वाट है और वो 200 वोल्ट पर चलता है और हमने इसको कनेक्ट किया है 160 वोल्ट सप्लाई के साथ। तो एक्चुअल पावर कंजम्पशन कितनी होगी? एक्चुअल पावर कंजम्पशन का मतलब है कि बैटरी यानी सप्लाई की कितनी पावर कंज्यूम होगी। ये पावर जो हमें 100 वाट गिवन है ये बल्ब की पावर है, बैटरी की कितनी पावर यूज होगी। तो सबसे पहले हम पावर के लिए फाइंड करेंगे कि इस जनाब को कितना करंट चाहिए, तो फिर उस करंट की वैल्यू को इस वोल्टेज के वैल्यू के साथ पुट करके हम पावर को एक्चुअल पावर को फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले इसके लिए फाइंड करते हैं करंट की वैल्यू को P इज इक्वल टू आई वी से। इसको कितना करंट चाहिए? P इज इक्वल टू आई वी है तो I के लिए सॉल्व करेंगे, I इज इक्वल टू P बाई वी हो जाएगा। तो पावर इसका कितना है? 100 है और वोल्टेज इसका 200 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर इसको करंट चाहिए। ठीक है, अब इस 0.5 एम्पेयर करंट को हम 160 वोल्ट के साथ पुट करेंगे। P इज इक्वल टू आई वी है तो इजी मल्टीप्लाई बाई 0.5 और यहाँ पर बैटरी की सप्लाई कितनी है वो भी 200 वोल्ट ही है, तो 0.5 का मतलब है हाफ और 200 का हाफ इज इक्वल टू 100 वाट। एक्चुअल पावर कंजम्पशन होगी 100 वाट। तो वो तो दोनों, ये तो दोनों इक्वल आ गए ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो 160 है, क्या है ये 200 नहीं है, ये 160 है, तो 160 का हाफ ले ले क्या आता है? 160 का हाफ 80 वाट आता है, तो एक्चुअल पावर कंजम्पशन 80 वाट होगी। 80 80 80 80 80 80 160 का हाफ क्या आता है? सॉरी 80 आता है ना, लेकिन ऑप्शन में से तो 80 नहीं है, तो 80 का जो करीब वाला वैल्यू 72 वाट है हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। इन्हें हाउ डबल चेक दिस क्वेश्चन, ठीक है, कंसेप्ट जो बता दिया उसी कंसेप्ट पर थोड़ा चेक कर लीजिए। क्वेश्चन 40, 100 वाट 200 वाट बल्ब इज कनेक्ट, ये तो कर लिया। 41 इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एट द रेट ऑफ आई स्क्वायर आर टी, अभी लिख दिया कि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा फॉर्मूला है। क्वेश्चन 42, a 40 watt lamp turns half of the electrical energy to give light, how light energy does give it in 10 seconds। एक 40 वाट बल्ब है, लैंप है सॉरी, और वो सिर्फ हाफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। हाफ का मतलब है कि इसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज 50%, उसकी एफिशिएंसी कितने है? 50% है। तो हाउ मच लाइट डज इट गिव आउट इन 10 सेकंड्स, अगर ये 10 सेकंड्स के लिए ऑन है तो ये कितनी एनर्जी को हमें कन्वर्ट करेगी? तो क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे और फिर उसका हम 50% लेंगे, मतलब इसका हाफ ले लेंगे। पावर कितना है? पावर है हमारे पास 40 और टाइम 10 सेकंड्स है, तो इनको मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 400 जाउल एनर्जी को देगा, लेकिन सिर्फ 50% इसकी एफिशिएंसी है, तो हम इसका हाफ ले लेंगे 200 जाउल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 43 है, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब मार्क्ड 100 वाट एंड 200 वोल्ट वुड मीन द रेजिस्टेंस एज, पावर और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस को फाइंड कर लीजिए। तो फार्मूला में सिर्फ लिख लेता हूँ, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, खुद सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन 44, यू आर गिवन 4 bulbs of 25 watt 40 watt 50 watt and 60 watt, which bulb has lower resistance। अरे देखिए 4 बल्ब हमें गिवन है तो किसकी रेजिस्टेंस कम होगी? किसका रेजिस्टेंस कम होगा? कहाँ चले गए हम यार? ये है, देखिए पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है ना, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू पावर, तो जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो यहाँ पर जिस कम रेजिस्टेंस का पूछते हैं तो ज़्यादा पावर वाले का रेजिस्टेंस कम होगा, 60 वाट बल्ब का। क्वेश्चन 45 इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओहम मीटर, ठीक है, ओहम मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट है। क्वेश्चन 46 अगेन वही वाला क्वेश्चन है कि 4 वायर्स हमें गिवन है, उनकी लेंथ और डायमीटर्स हमें गिवन है, कहते हैं कि किसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो सबसे हाईएस्ट होगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसी फार्मूला को यूज कर लीजिए, आर इज इक्वल टू 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। यहाँ से ये चीज़ें कॉमन है, सारे सबके अंदर सेम है,
तो इज इक्वल टू एल बाय डी स्क्वायर। इस फार्मूले में सबका लेंथ पुट कीजिएगा, सबका डायमीटर पुट कीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा। फिर एट द एंड जो सबसे हाईएस्ट आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब एक समरी की तरफ आते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, मैं तो थक गया हूँ, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके इसको रिकॉर्ड करता हूँ। वेलकम। समरी की बात करते हैं इस चैप्टर की कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। सबसे पहले फार्मूला P इज इक्वल टू आई वी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये तीन फार्मूला से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी अच्छी सी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, और इसके डिफरेंट फॉर्म्स, एक स्पेशली जो अभी मैंने निकाल लिया 4 पाई एल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने साथ ये चीज़ नोट कर लीजिए। दूसरी डायोड, डायोड इज नॉन ओमिक डिवाइस, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, हीट जो कितनी प्रोड्यूस होगी उसका फार्मूला आई स्क्वायर आर टी, ये नोट कर लीजिए अपने साथ। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक यहाँ पर हमने बार बार यूज़ किया, हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल को फाइंड करने का तरीका है। उस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए अगर आपको नहीं आता, वेरी इंपॉर्टेंट। और टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा अगर पॉजिटिव होगा मेटल के लिए तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, और अगर ये नेगेटिव होगा फॉर सेमीकंडक्टर तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर। ये चीज़ें रिवाइज कर लीजिए, और बाकी इन्हीं थोड़े से फार्मूलेस को यूज़ करके सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।